सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ये सिविल सर्वेंट होते कौन हैं? इनकी नियुक्ति कैसे हो? इनके पास इतना ज़्यादा पावर है। अगर हम बात करें इंडियन सिविल सर्वेंट की, पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा पावरफुल पर्सन कोई नहीं है। पूरे वर्ल्ड की बात करें, ये जो सिविल सर्वेंट हैं, इनकी नियुक्ति कैसे होती है? कि कौन से व्यक्ति हैं, किस प्रक्रिया द्वारा ये सिविल सर्वेंट चुने जाते हैं? अगर इसकी बात करें हम, तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि सिविल सर्विस की जो अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया है ये कैसे होती है। वेलकम टू माय चैनल सत्यवान आनंद एस्पिरेंट टू आईएएस। हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे पास जो सिविल सर्वेंट का एक स्ट्रक्चर है, इसकी नियुक्ति कैसे होती है। तो मैं हूं सत्यवान चौरसिया, सत्यवान आनंद चौरसिया, और हम जो है इस वीडियो में देखेंगे कि सिविल सर्वेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्रूटमेंट की प्रोसीजर क्या है। अगर हम बात करें पिछले वीडियो में, पिछले 4 वीडियो में हमने देखा कि सिविल सर्विस क्या है, इसकी पूरी हिस्ट्री हमने देखा। सिविल सर्विस की हिस्ट्री क्या है, इसकी जो है एंशिएंट पीरियड से लेकर के मॉडर्न पीरियड जो प्रेजेंट टाइम तक इसका उद्भव और विकास कैसे हुआ, इसमें क्या क्या चढ़ आए, इसमें रिफॉर्म लिए गए, और प्रेजेंट टाइम में इसकी सिचुएशन क्या है। ये पूरा चीज़ें हमने पिछले 4 वीडियो में देखा। अब हम देखेंगे कि यूपीएससी का जो रिक्रूटमेंट होता है, सिविल सर्वेंट की जो रिक्रूटमेंट होती है, उसकी प्रोसीजर क्या है। यूपीएससी एक इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वो एग्जाम का जो सिलेबस है वो क्या है, उस एग्जाम के सिलेबस को देखेंगे। उसके बाद हम सिलेबस के एक हिस्से को, जिसका नाम है जनरल स्टडी जीएस सेकंड मेंस में, और जनरल स्टडी का फर्स्ट पेपर है जो प्रीलिम्स में होता है, उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस है। ये दोनों ही पेपर में है, यानी जीएस फर्स्ट में जो है पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस है, और जीएस सेकंड मेंस के पेपर में भी पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस है। अगर हम बात करें कि हमारे पास जो सिविल सर्विस है इसके प्लान की, तो जो यूपीएससी है इसका पेपर प्रीलिम्स जीएस फर्स्ट, ये जो हमारा वीडियो है कंसर्न एरिया जो है वो प्रीलिम्स के जीएस फर्स्ट के पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस से है, और मेंस के जीएस सेकंड के पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस से। अगर हम देखें प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, तो जो सिविल सर्वेंट होते हैं इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इस पर पूरी हम चर्चा करेंगे कि इनके पूरे नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। हम प्लान ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, तो जो यूपीएससी का रिक्रूटमेंट की प्रोसीजर है, उसमें जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं, उस एग्जामिनेशन की प्लान देखें। यूपीएससी में 2 चरण में एग्जाम होते हैं, एक होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम और दूसरा होता है मेंस एग्जाम। तो मेंस में के 2 पार्ट हैं, एक रिटेन और दूसरा पर्सनालिटी टेस्ट, जिसे इंटरव्यू भी कहा जाता है। तो जो प्रिलिमिनरी का एग्जाम है, प्रीलिम्स का एग्जाम है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, और वो उन्हीं क्वेश्चन के बेस पर जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट, जो एस्पिरेंट क्वालिफाई होते हैं, उन्हें मेंस एग्जामिनेशन में बैठने की परमिशन मिलती है। और जो मेंस क्वालिफाई होते हैं उन्हें पर्सनालिटी टेस्ट के लिए अपीयर होना होता है, और जो पर्सनालिटी टेस्ट और मेंस का जो स्कोर होता है उसके बेस पर फाइनल लिस्ट बनाई जाती है। अगर हम बात करें यूपीएससी का जो मेंस का पेपर है, उसमें कुल कितने पेपर होते हैं, तो कुल 9 पेपर होते हैं। ये पेपर के नाम है, पहला पेपर है इंडियन लैंग्वेज, भारतीय भाषाओं का पेपर होता है। भारतीय भाषाओं में जो भारतीय संविधान है उसमें 8वीं अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है, तो कुल 22 भाषा, 22 लैंग्वेज को रखा गया है। उनमें से किसी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होता है कैंडिडेट को, ये कैंडिडेट खुद सेलेक्ट करेगा और उसी भाषा में उसकी एग्जामिनेशन होती है। दूसरा पेपर है इंग्लिश, ये जो है इंग्लिश का पेपर होता है। ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग है, यानी इनका जो एग्जाम्स में मार्क्स मिलते हैं, अंक प्राप्त होते हैं, उनका जो है मेरिट लिस्ट में योगदान नहीं होता है, सिर्फ ये क्या है, क्वालिफाइंग पेपर है। बाकी 7 पेपर हैं, इन्हीं के बेस पर मेरिट लिस्ट बनती है। पहला जीएस, पहला एसए है, दूसरा जीएस फर्स्ट, जनरल स्टडी फर्स्ट, जनरल स्टडी सेकंड, जनरल स्टडी थर्ड, जनरल स्टडी फोर्थ, ऑप्शनल। यूपीएससी में एक पेपर ऑप्शनल का होता है जो कैंडिडेट को खुद चुनना है, यानी ये ऐसा पेपर है जो सभी कैंडिडेट को इस पेपर में एग्जाम नहीं देना होता है। एक ऑप्शनल की लिस्ट यूपीएससी ने दे रखा है, उसमें से किसी एक ऑप्शनल को सिलेक्ट करना होता है, और उसी ऑप्शनल में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 पेपर, तो ऑप्शनल फर्स्ट और ऑप्शनल सेकंड। यानी ये ऐसे पेपर है तो हर कैंडिडेट को नहीं देना है, मतलब हर कैंडिडेट को पेपर देना है लेकिन हर एक ही सब्जेक्ट में नहीं देना है। यानी हर कैंडिडेट को ऑप्शनल का पेपर तो देना है, लेकिन सब्जेक्ट सबके अपने इच्छा अनुसार होंगे। यानी यहाँ पर ये सारे पेपर तो यूपीएससी के अकॉर्डिंग है, यानी आप इसमें से कुछ सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा पेपर है जिसमें आप सिलेक्शन कर सकते हैं कि आप किस पेपर को देना चाहते हैं।
अगर हम आगे बात करें तो स्कीम एंड सब्जेक्ट। स्कीम क्या है, यूपीएससी के जो एग्जामिनेशन का स्कीम क्या है, तो प्रिलिमिनरी और मेंस तो एग्जामिनेशन होते हैं। प्रीलिम्स में क्या होता है, एग्जामिनेशन सेल कंप्राइज टू कंपलसरी पेपर। ये कंपलसरी पेपर होते हैं, 200 नंबर के होते हैं। पहला जीएस जनरल स्टडी जिसमें 7 सेक्शन है सिलेबस में, और दूसरा जो होता है सीसेट का होता है। दोनों पेपर 200 नंबर के होते हैं। मेंस की बात करें तो इसमें रिटेन एग्जाम होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है। प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्टिव होता है और मेंस रिटेन एग्जाम होता है, जिसमें हमने देखा कि 9 पेपर होते हैं। इन्हीं 9 पेपर का मेंस में एग्जामिनेशन होता है। तो इसमें जो 2 पेपर हैं क्वालिफाइंग है, 25% मार्क्स पाने हैं। ये पेपर फर्स्ट जो भारतीय संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची के एक भाषा को सिलेक्ट करना होता है, और ये दूसरा इंग्लिश का है। दोनों 300 नंबर के होते हैं। 25% मार्क्स पाना अनिवार्य है। इसका जो स्टैंडर्ड होता है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होता है वो क्लास 10 का, यानी जो लैंग्वेज है और ये इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के पेपर हैं, का स्टैंडर्ड जो होता है क्लास 10 लेवल का होता है। आगे देखें, पेपर टू बी काउंटेड फॉर मेरिट। ये पेपर जो मेरिट लिस्ट में आएंगे, तो 7 पेपर हैं। पहला एस से 250 नंबर का। दूसरा पेपर जनरल हिस्ट्री फर्स्ट, जिसमें इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड आते हैं, और साथ साथ सोसाइटी का, यानी इसमें सिंपल सी बात है, हिस्ट्री, जियोग्राफी और सोसाइटी का सेक्शन है। सोसाइटी पहले नहीं पूछा जाता था, ये 2013 से इसको इंक्लूड किया गया है। दूसरा पेपर है, नेक्स्ट पेपर है पेपर थर्ड जनरल स्टडीज सेकेंड। इसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन आता है। यही हमारा मैटर ऑफ कंसर्न है। इसी पेपर को हम पढ़ेंगे इस सीरीज में, और ये भी 250 नंबर का होता है। पेपर 4 जनरल हिस्ट्री थर्ड, इसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट होता है। ये पेपर जो होता है, हम देखे जाए तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, यानी बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड। नेक्स्ट पेपर है पेपर 5 जनरल स्टडी 4 है, इथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये पेपर 2013 से इंट्रोड्यूस हुआ है, ये पहले नहीं होता था। पेपर 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर फर्स्ट, और 7 ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर। नहीं, जो ऑप्शनल का है पेपर होता है, एक ही ऑप्शनल होता है, लेकिन उसके 2 पेपर होते हैं। सभी पेपर के मार्क्स जो होते हैं वो 250 नंबर। इस तरीके से 7 पेपर का 1750 मार्क्स होता है। इसके बाद होता है जो प्री क्वालिफाई करते हैं, उन्हें मेंस लिखने का मौका मिलता है। जो मेंस क्वालिफाई करते हैं उन्हें पर्सनालिटी टेस्ट के लिए अपीयर होना होता है। पर्सनालिटी टेस्ट जो होता है वो 250 मार्क्स का होता है, और ये पर्सनालिटी टेस्ट सिर्फ एक जगह कंडक्ट होता है, यूपीएससी के बिल्डिंग में है, जो नई दिल्ली में है। यूपीएससी की बिल्डिंग जो ऑफिस है, उसका मेन ऑफिस है, उसी के अंदर होता है, और कहीं पर इंटरव्यू यानी टेस्ट नहीं। और इसके बाद जो मार्क्स मिलते हैं रिटेन टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट, ये टोटल 2025 नंबर के होते हैं। 2025 मार्क्स में से ही मेरिट लिस्ट बनती है, फाइनल कट ऑफ इसी से निकाले जाते हैं। आगे हम देखें पेपर फर्स्ट प्रिलिमिनरी एग्जाम। जो प्रीलिम्स का पेपर है, का पहला पेपर जो जीएस होता है उसके 200 नंबर होते हैं, ड्यूरेशन 2 आवर, 2 घंटे होते हैं। ये इसका सिलेबस, यानी प्रीलिम्स का सिर्फ इतना ही सिलेबस है। ये सिलेबस क्या है, सागर में सागर नहीं, गागर में सागर है। गागर में सागर है। इसमें उन्होंने कुछ साफ नहीं लिखा है, उन्होंने सिर्फ वर्ड दे दिया है। वर्ड का इंटरप्रिटेशन इतना ज़्यादा है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लेते हैं। करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, अब पूरे नेशनल और इंटरनेशनल का कोई भी इवेंट हो वो पूछ सकते हैं करंट अफेयर के तौर पर। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूरे भारत की जो हिस्ट्री है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्रेजेंट टाइम का पूरी हिस्ट्री इंक्लूड होती है। साथ ही साथ उन्होंने स्पेसिफिक मेंशन किया है इंडियन नेशनल जो है मूवमेंट, जो भारत की स्वतंत्रता संग्राम का मूवमेंट है, वो उन्होंने मेंशन किया है। यानी ये पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद है इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, तो भारत का और विश्व का भूगोल है। इसमें 3 सेक्शन उन्होंने स्पेसिफाई किया है कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। तो 3 सेक्शन कौन है, सोशल, इकोनॉमिक, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, यानी फिजिकल जियोग्राफी फॉर इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड, सोशल जियोग्राफी ऑफ इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड। आगे देखें इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू एटसेट्रा, ये जो है पूछते हैं।
अगर हम बात करें आगे तो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, तो इकोनॉमी का पेपर है, इकोनॉमिक्स का नहीं है। इकोनॉमिक्स एक बहुत छोटा पार्ट है, इकोनॉमी बहुत बड़ा पार्ट है। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, ये इनका मेन पार्ट है, जिससे ये सिलेबस भी काफ़ी बड़ा है। आगे हम देखें जनरल इशू ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये इनका सिलेबस है। इन्होंने एक वर्ड और मेंशन किया है, दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, यानी इन्वायरमेंट का जो सेक्शन है उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए। इसके कहने का मतलब ये है कि जो इन्वायरमेंट का सेक्शन होता है एक्चुअल में डायरेक्ट यहाँ अटैच हो जाता है नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के करंट अफेयर का। तो जो यूपीएससी का सिलेबस है, जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उनमें सबसे बड़ा सेक्शन यही है। 20 क्वेश्चन प्योरली हर साल आते हैं, 18 से 20 क्वेश्चन प्योरली आते हैं, यानी सबसे बड़ा सेक्शन ये है। इसमें करंट को लेकर के, यानी ये एक्चुअल में होता है इसके हाफ पोर्शन सब्जेक्ट पर बेस होते हैं और हाफ जो है करंट अफेयर, ये सबसे ज़्यादा टफ हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट है जनरल साइंस, साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस हो, सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। अगर हम देखें इनके वेटेज क्या क्या है, करंट अफेयर से करीब करीब 8-10 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक्चुअल में हर पोर्शन में करंट अफेयर होता है। अगर किसी पोर्शन में जैसे हिस्ट्री में देखें करंट अफेयर तो नहीं होता, लेकिन वो करंट अफेयर मोटिवेटेड क्वेश्चन आते हैं, यानी वे टॉपिक, वे इवेंट, वे घटनाएं, वे हिस्ट्री की बातें जो कभी न्यूज में रहें, अखबारों में रहें या किसी पब्लिक टॉक में रहें, उन पर क्वेश्चन बनाने की संभावना रहती है। यहाँ से कम आते हैं 17 से 18 क्वेश्चन, 15, 16 से 18 क्वेश्चन, यानी अप्रॉक्स 17 से 18 क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं। ज्योग्राफी से पिछले कई सालों से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉलिटी गवर्नेंस से कम 17 से 18 क्वेश्चन, या कभी उससे भी ज़्यादा 18 से 20 क्वेश्चन, यानी ये ऐसा सेक्शन है। और ये इन्वायरमेंट का, ये 2 सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पर क्वेश्चन की संख्या कम तो नहीं होगी, पढ़ने की उम्मीद पूरी रहती है। यानी इनके अंदर से जो पूछे जाएंगे वो 15-16 क्वेश्चन तो मिनिमम है, 16 इनके मिनिमम है, और मैक्सिमम 17, 18, 20, 22 तक भी पहुँच सकते हैं। तो पॉलिटी और इन्वायरमेंट सेक्शन से। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। यहाँ से इस साल 2022 में पूछे गए हैं लगभग 18 क्वेश्चन, और 2021 में पूछे गए थे 14 क्वेश्चन, 2020 में पूछे गए थे 18 क्वेश्चन, यानी इसका रेंज हम मान सकते हैं 14 से 18 क्वेश्चन का। और इसके बाद इन्वायरमेंट हमने देख लिया, फिर जनरल साइंस से आते हैं 8 क्वेश्चन, ये कई सालों से ट्रेंड। आगे देखें पेपर सेकंड सीसेट, ये क्वालिफाइंग पेपर है, 33.33% मार्क्स पाने अनिवार्य हैं। अगर कोई सीसेट में क्वालिफाई न हो और इस पेपर में जीएस फर्स्ट में क्वालिफाई हो जाए तो भी उसको कट ऑफ से बाहर माना जाएगा, उसकी रैंकिंग नहीं बनेगी, उसको डिसक्वालीफाई माना जाएगा। यानी ये ऐसा पेपर है जिसमें क्वालिफाई होने पर ही पेपर फर्स्ट में क्वालिफाई माना जाएगा। ये जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इसके जो ट्रेंड है वो लगातार टफ, किसी क्वेश्चन को टफ करती जा रही है, तो ये पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक। अगर बात करें इसके सिलेबस की, सिलेबस में कॉम्प्रिहेंशन है, इंटरपर्सनल स्किल एंड इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, क्लास 10th स्टैंडर्ड का पूछेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंसी एटसेट्रा, ये क्लास 10th लेवल का होगा। लेकिन अगर बात करें इसमें क्वेश्चन का जो नेचर है बहुत ही अलग ढंग का होता है। इसके कुछ स्टूडेंट द्वारा विरोध भी किया गया था, विरोध की वजह से उन्होंने एक सेक्शन को सिलेबस से नहीं हटाया, हुआ है इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। तो उन्होंने सिलेबस से तो नहीं हटाया, लेकिन क्वेश्चन पूछना बंद कर, यानी जो ये पोर्शन है इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, इससे क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, लेकिन उन्होंने सिलेबस से हटाया नहीं। इसका मतलब वो कभी भी उनको जब लगेगा कि समय है, प्रॉपर टाइम है, और उनको इंट्रोड्यूस फिर क्वेश्चन कर देंगे, इन क्वेश्चन को फिर से पूछना वो शुरू कर सकते हैं। इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, इसलिए इसके लिए हमें हमेशा अवेयर होना चाहिए। आगे देखें मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन में हमने देखा 9 पेपर हैं, 9 में 2 पेपर क्वालिफाइंग हैं और 7 पेपर के मार्क्स मेरिट लिस्ट के लिए मार्क्स जोड़े जाते हैं। तो देखिए पहला पेपर है एसए। एसए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। एक्चुअल में एसए का जो सिलेबस है उन्होंने दे रखा है, लेकिन एक्चुअल में होता यह है एसए का जो जीएस
4 जीएस हैं आपके ऑप्शनल हैं, उन्हीं को मिला करके एसए का पेपर कंप्लीट होता है, क्योंकि इसमें हमारा जो सिलेबस देखें बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है, इसमें पूरा नेशनल इंटरनेशनल सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं एंशियंट टू प्रेजेंट टाइम तक। ये सिलेबस बहुत बड़ा, लेकिन उन्होंने ये सिलेबस में क्या मेंशन किया उसे अगर हम देखें, कैंडिडेट में बी रिक्वायर्ड टू राइट एसे ऑन मल्टीपल टॉपिक्स, दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट ऑफ द essay to arrange their idea in orderly fashion and to write concisely। उन्होंने कहा कि जो एस्से होगा इसमें उन्होंने एक वर्ड यूज किया है मल्टीपल टॉपिक्स। एक्चुअली पहले एस्से में एक ही टॉपिक आता था, टॉपिक कई होते थे, एक ही टॉपिक पर एस्से लिखना होता, लेकिन उन्होंने क्या किया, बाद में 2 टॉपिक देना शुरू कर दिया एस्से लिखने के लिए। ये 2 सेक्शन देते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में 4 टॉपिक होते हैं, सेक्शन बी में 4 टॉपिक होते हैं, दोनों सेक्शन से एक एक एस्से लिखना होता है। उनके मल्टीपल कहने का मतलब यहाँ पर 2 है, 2 टॉपिक दिए जाएंगे। आगे वो लिखते हैं दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप कंसाइजली टू द सब्जेक्ट। जो इससे पूछा गया है उसी के रेफरेंस में आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि उसके रेफरेंस को सिग्निफिकेंस के नाम पर या किसी एप्लीकेशन के नाम पर उस टॉपिक से ही हट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो भी लिखें, चाहे उसका सिग्निफिकेंस लिखें, चाहे उसका अनुप्रयोग लिखें, एप्लीकेशन लिखें, चाहे उसके डिफिनीशन लिखें, चाहे कुछ भी लिखें, अपने जो भी तथ्यों को रखना चाहते हैं सब्जेक्ट के परव्यू में होना चाहिए। राइट, जो परव्यू के बाद आएंगे उसकी परिधि को अगर तोड़ देंगे तो आपको नंबर। आगे वो लिखते हैं एसे टू अरेंज देयर आइडिया इन ऑर्डरली फैशन। ऑर्डरली फैशन में होना चाहिए, यानी जो उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए एसे का बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक होना चाहिए। साइंटिफिक का यह है कि अगर हम कोई लिखें, अगर हम एक ही चीज़ पर जो एनालिसिस कर रहे हैं 2 या 3 टॉपिक पार्ट में लिखते हैं, तो एक फैशन होना चाहिए, ऑर्डरली फैशन हो। ऐसा नहीं कि अगर हम कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं पहले प्री जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस का दे दें, मॉडर्न हिस्ट्री का दे दें, बाद में हम एंशिएंट हिस्ट्री का, और वो लॉजिक ही बिल्कुल गड़बड़ लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें लॉजिकल एकदम स्ट्रक्चर होना चाहिए। हम जो भी वर्ड बोलें वो बहुत ही ज़्यादा एक अरेंज फैशन में होना चाहिए, एक बहुत ही सीक्वेंस में होना चाहिए। आगे वो लिखते हैं कंसाइजली, कंसाइज होना चाहिए, यानी हमें कोई भी मतलब का चीज़ नहीं लिखना है। इसका मतलब क्या है, इसमें एग्जाम हो किस लिए, एग्जाम हो रहा है सिविल सर्वेंट की नियुक्ति के लिए। पहले हमने क्या कहा, सिविल सर्वेंट जो इंडियन सिविल सर्वेंट हैं ये पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा पावरफुल ब्यूरोक्रेसी। अमेरिका बहुत स्ट्रांग कंट्री है, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, चाइना, इन लोगों की जो ब्यूरोक्रेसी है उनसे भी कहीं ज़्यादा पावरफुल ब्यूरोक्रेसी इंडियन ब्यूरोक्रेसी। ये आप जाएंगे जब किसी एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी जगह पर, और अगर फॉरेन सर्विस में जाते हैं तो विदेशों में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो एक बहुत ही ऑर्डरली मैनर में होना। तो आपको देश को रिप्रेजेंट करना, आपको प्रशासन को देखना है। जो आपकी बातें होना चाहिए, जो आपकी एनालिसिस होना चाहिए, जो आपकी थिंकिंग होना चाहिए, जो आपके सब्जेक्ट का जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड है वो आपके एस्से में दिखना चाहिए कि आप क्या एक रियली एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, क्या वर्ल्ड के सबसे स्ट्रांग ब्यूरोक्रेसी के पार्ट बन सकते हैं। इसलिए कंसाइजली वर्ड यूज किया गया जो एस्से में बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, उपयोगी है। आगे वो लिखते हैं क्रेडिट विल बी गिवन फॉर इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। इफेक्टिव, आपका जो लॉजिक होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, जो जिस सिनेरियो में पूछा गया है उस सिनेरियो में अगर आपका कोई काम करना हो, आपका एडमिनिस्ट्रेशन का कोई काम देखना हो, आप उसके इतना इफेक्टिव वे में करेंगे, जो पॉलिसी गवर्नमेंट लाई है या जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं पब्लिक के, उसको आप इतनी इफेक्टिव मैनर में इम्प्लीमेंट करेंगे कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो न क्रिएट। क्यों? तो हमारा देश बहुत बड़ा है, 140 करोड़ की लगभग आबादी है। इतने बड़े देश में शासन को संभालना आसान बात नहीं है। हर हिस्से में अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग डिमांड है, अलग अलग उनकी थिंकिंग है, अलग अलग तरीके से एक ही चीज़ों के बारे में सोचते हैं। ये आपका जो मैनर होना चाहिए इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि आपकी बातों से पूरे देश पर इफेक्ट जाएगा, कि सभी लोग आपकी बातों से इस तरह प्रभावित हों, कोई कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति होते हुए भी वो कॉन्फ्लिक्ट ना होने पाए, उसे आप रिजॉल्व कर लें। तो ये का जो वर्ड होने चाहिए एस्से में ऐसा दिखना चाहिए, आप एक बहुत रियल दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी, सबसे स्ट्रांग डेमोक्रेसी के आप मेंबर बनने जा रहे हैं। गेट एक्सप्रेस
आ गया है उतना ही बताएं। यानी अगर वो कहते हैं कि भारत के संदर्भ में अगर उन्होंने पूछा है तो भारत, जैसे अगर वो कहते हैं इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें, अब बात करें इंटरनल सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, भारत सरकार की, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की बात करें। तो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन होना चाहिए। सिक्योरिटी हर देश की होती है, पर इसका ये नहीं मतलब कि आप किसी भी देश की बात करने लगे। तो इंडिया के रेफरेंस से पूछ रहे हैं तो आपको इंडिया के ही रेफरेंस से बताना है। तो पूछें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम बायोटेक्नोलॉजी में क्या यूज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप सिर्फ एग्जैक्ट एक्सप्रेशन का ये मतलब है कि बायोटेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या यूज करेंगे। ऐसा नहीं है हम कहने शुरू कर दें कि हम जुडिशरी में क्या यूज करेंगे। जुडिशरी में यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से यूज करेंगे। हाँ, वो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जुडिशरी में कैसे करेंगे। तो हमको सिर्फ जुडिशरी के एस्पेक्ट को लेना है। यानी अगर वो जो कुछ पूछते हैं कि हमें उसी के परव्यू में, उसी परिधि में, ये था पेपर फर्स्ट ईयर का सिलेबस। और अगर बात करें तो हमारे पास यूपीएससी का जो ये पेपर है प्रीलिम्स का है, तो जो हमारे पास यूपीएससी का प्लान है एग्जामिनेशन का, प्रीलिम्स का सिलेबस हम देख लिए। उसके बाद जो मेंस का सिलेबस है, ये मेंस का सिलेबस बहुत बड़ा है। हर 9 पेपर का अपना अपना सिलेबस है। और ये जो ऑप्शनल है लिस्ट दिया गया, और सारे ऑप्शनल का अपना एक लिस्ट है। इसको आप देखने के लिए क्या कर सकते हैं, यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है अब तक में, लेटेस्ट नोटिफिकेशन 2022 का है। 2022 के नोटिफिकेशन में सारा चीज़ यहाँ पर हम सिर्फ जो है डिस्कस करेंगे जीएस सेकंड के पेपर को। तो जो जीएस सेकंड का पेपर है, जनरल हिस्ट्री सेकंड, ये मेंस का एग्जामिनेशन जो होता है, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है। इस सिलेबस को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो है हम देखेंगे कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन, ये वर्ड इसमें इंक्लूड हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम सबसे पहले देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नेंस तो ये बात की चीज़ है, टॉपिक में भले पहले लिखा है, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को जानेंगे, सोसाइटी को जानेंगे, सोशल जस्टिस, तब तो हम जो है गवर्नेंस को अप्लाई करेंगे। इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। अगर इसमें बात करें तो इसमें जो सेक्शन है पॉलिटी का, तो पॉलिटी में उन्होंने क्या क्या रखा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, यानी जो हमारा संविधान है, संविधान जब बना, ऐसा तो नहीं संविधान एक दिन में बन गया, संविधान बनने में बहुत टाइम लगा था। वो जो संविधान बना, क्या एक ही जो है उसके विचार एक ही तरह के थे? नहीं। एक्चुअली जो संविधान बनता है पूरी दुनिया में और हमारे हिस्ट्री में जहाँ कहीं भी संविधान होता है, सारे संविधान को खंगालते हैं। इसमें से जो हमारी प्रेजेंट टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, ये बेस पर हम अपना एक आइडिया बनाते हैं, तो लिखते हैं। हमने कहा कि रिक्वायरमेंट, प्रेजेंट टाइम की रिक्वायरमेंट, इसको हम आगे देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में एक वर्ड लिखा गया है अमेंडमेंट, संविधान संशोधन कर सकते हैं। एक्चुअल में क्यों कर सकते हैं? क्योंकि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम बदलाव लाएंगे। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, हमारा जो संविधान बना वो हिस्ट्री के किस सेक्शन से लिया गया है, आगे हम देखेंगे उसका इवैल्यूएशन विकास कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर क्या क्या हैं, हमें अमेंडमेंट करने की शक्ति है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट, उसमें ग्रोथ हो सकता है, समय के साथ बदलाव कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट प्रोविजन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में दिया था। उस बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको हम आगे देखेंगे। सिलेबस हमारा बहुत बड़ा, हर वर्ड जो है एक बड़े से टॉपिक है। फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, इशू एंड चैलेंजेस परटेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, डेवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंसेज अप टू लोकल लेवल एंड चैलेंजेस देयर इन। ये जो सिलेबस है वो बताता है कि हमें पढ़ना है। चलिए हमको क्या क्या पढ़ना। यूनियन है सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट है, इनके फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, साथ ही साथ इनके आपस में कोई क्लैशिंग न होने पाए, कॉन्फ्लिक्ट न होने पाए, तो इनके सब्जेक्ट को बांटा गया है। तो अगर बाई चांस फिर भी कोई इशू क्रिएट हो जाए, कोई चैलेंज क्रिएट हो, तो फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारे देश का पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो फेडरल स्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट है। इसमें अगर कोई चैलेंज क्रिएट हो, इशू क्रिएट हो, कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। डिवोल्यूशन ऑफ पावर, किसको कितनी पावर दी गई है, वो अपने ही पावर में काम करे। इसके 7वीं अनुसूची बनाई गई है जिसमें 3 सब्जेक्ट रखे गए, हम बाद में देखेंगे। तो केंद्रीय सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूची बनाई गई है। आगे तो कोई फाइनेंस का मैटर है, ये सबसे बड़ा मैटर तो यही है। तो जो केंद्र सरकार होती है वो टैक्स कलेक्ट करती है और टैक्स को फिर राज्यों में बांटते हैं। कुछ हिस्सा अपने पास रखते हैं और कुछ हिस्सा राज्य को बांटते हैं। कितने % टैक्स वो राज्यों को देंगे, ये जो होता है फाइनेंस कमीशन बनता है। फाइनेंस कमीशन जितना रिकमेंड करता है, फिर उस पर जो है गवर्नमेंट विचार करती है और वो उसको
इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी वो जो रिकमेंडेशन होता है फाइनेंस कमीशन का उसको मान भी सकते हैं या उससे जो डिवोल्यूशन की परसेंटेज कही गई है टैक्स की उसे कम भी कर सकते हैं। जनरली होता है जितना रिकमेंडेशन होता है उतना वो मान लेते हैं। चैलेंजेस के बारे में हम पढ़ेंगे, ये भी एक बड़ा पार्ट है। अगर हम आगे देखें तो सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन। सेपरेशन ऑफ पावर, अगर इस बात को देखें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 50 अनुच्छेद 50 जो है इसी के बारे में बताता है कि जो हमारी लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी हैं, उनके बीच का कंक्रीट सेपरेशन है, कंक्रीट सेपरेशन है, और वो अपने अपने अगर परिधि में अपने अपने परिधि में रह करके काम करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उसका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसे होगा, और ये बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे यूपीएससी ने प्रीलिम्स में भी आर्टिकल 50 के बारे में पूछ चुके हैं सेपरेशन ऑफ पावर पर, वो मेंस में भी इससे एक बड़ा क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर चेक्स एंड बैलेंसेज, ये उनका पर डिपेंडेंट एक क्वेश्चन था मेंस में। कंपेरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ द अदर कंट्री, तो भारत के संविधान का दुनिया के अन्य संविधान से हम तुलना करेंगे। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर फंक्शनिंग कंडक्ट ऑफ बिजनेस पावर प्रिविलेज एंड इशू अराइजिंग आउट ऑफ दिस। जो पार्लियामेंट है स्टेट लेजिस्लेचर उनके पावर बांट दिए गए हैं, उनके जो स्ट्रक्चर क्या क्या है, फंक्शनिंग, वहाँ पर जो कार्यपालिका है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, उनके काम कैसे होते हैं, पावर क्या है, उनके मेंबर्स के प्रिविलेज क्या हैं, और राज्यसभा लोकसभा के जो सभापति हैं या अध्यक्ष हैं, या राज्यों के विधानसभा विधान परिषद के जो अध्यक्ष हैं सभापति हैं, उनका जो फंक्शन है, उनका बिजनेस कंडक्ट कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट प्रेशर ग्रुप फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन एंड देयर रोल इन द पॉलिसी, बड़ा टॉपिक है। स्ट्रक्चर जो एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, ये एक्चुअली हमारे पास क्या था, ये लेजिस्लेचर को बताता कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में उनके सभी पूरे स्ट्रक्चर फंक्शन के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। करेंट फीचर और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो भारत में इलेक्शन होते हैं उनके रूल क्या है, कंडक्ट क्या है, इनके बारे में दो एक्ट हैं 1950 का, आरपीए एक्ट 1950 और आरपीए एक्ट 1951। बहुत ये दो एक्ट हैं लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं। अपॉइंटमेंट टू द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पावर फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो हमारे पास डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो बड़े बड़े पोस्ट हैं इन पर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उनके पावर क्या है, फंक्शन क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उन पर अपॉइंटमेंट कैसे होता है, सब चीज़ें हम देखेंगे। स्टेचुरी रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडी, तो जो बॉडी हैं इनके जो डिफरेंट बॉडी हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, इस पर हम बात करेंगे। आगे का जो सिलेबस है वो गवर्नेंस से आता है, तो गवर्नेंस की बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर एंड इशू अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। जो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है, गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट का एक एजेंडा है, तरीका है का डेवलपमेंट का जो थिंकिंग है उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो एक्चुअल में ये जो टॉपिक होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें स्टैटिक और करंट अफेयर को मिला दिया जाता है। करंट अफेयर का इसको बहुत ज़्यादा है कि नहीं, जो करंट इशू चल रहे हैं उनके बेस्ड पर आपके सिलेबस से क्वेश्चन पूछ। डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, तो जो प्रोसेस हमारे देश में चल रही है, क्या क्या डेवलपमेंट, एक्चुअली हम यहाँ देखेंगे, यहाँ नहीं देखेंगे, लेकिन इकोनॉमी में एक वर्ड आता है प्रोग्रेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये तीन वर्ड है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट, यहाँ ग्रोथ हमको नहीं चाहिए, तो डेवलपमेंट चाहिए। ये हम डेवलपमेंट की एनजीओ का रोल क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या रोल है, फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है, उनके बारे में हम देखेंगे कि डोनर, चैरिटी, इंस्टीट्यूशनल, स्टेक होल्डर एक्सेट्रा के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सोशल जस्टिस का। सोशल जस्टिस में वेलफेयर स्कीम फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन by the center and state and the performance of this scheme mechanism, law, institution and bodies constituted for the protection and betterment of this vulnerable section। ये vulnerable section क्या है, इनमें जो समाज के वह वर्ग जो मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए हैं, जिनका विकास एक्चुअल में नहीं हो पाया है, जो समाज के वे तो हैं
और समाज के भागीदार नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि समाज उनसे उनसे कुछ मूलभूत चीज़ों को छीन लिया है। इसमें हम वल्नरेबल सेक्शन को देखेंगे। जो सरकारी कंसर्न है, जो गवर्नमेंट का कंसर्न है, जो यूपीएससी का कंसर्न है, वो मेनली चाइल्ड को रखते हैं, ओल्ड एज पर्सन को रखते हैं, विकलांग को रखते हैं, वुमेन्स को रखते हैं, और एससी एसटी को रखा जाए, और ओबीसी को और महिलाओं को भी इसमें जगह दी जाती है, और कभी कभी अल्पसंख्यकों की भी बात होती है। अल्पसंख्यक को भारत के संविधान में दो पार्ट में रखा गया है कि अल्पसंख्यक बाई पॉपुलेशन बाई कल्चर, यानी कोई व्यक्ति का जो कल्चर है तो भी उसके बेस पर भी कोई व्यक्ति अल्पसंख्यक हो सकता है, यानी अल्पसंख्यक के लिए दो मानक कॉन्स्टिट्यूशन ने रखे हैं। इशू रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विस रिलेटिंग टू हेल्थ एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स, यानी जो हमारे पास गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बना रही है हेल्थ एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्स में, सोशल सर्विस सेक्टर हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो रिलेटिंग टू पॉवर्टी, तो गरीबी मरी, ये ऐसे टॉपिक हैं जो हर पेपर में मिलेंगे, यानी इस पर एस से भी पूछा जा सकता है। यस फर्स्ट का जो सोसाइटी का सेक्शन है उसमें भी यही टॉपिक है, पॉवर्टी है। ये सेकंड में हम पॉवर्टी एंड हंगर देख रहे हैं। ये थर्ड में भी है, ये जो इकोनॉमी का पोर्शन है उसमें भी पॉवर्टी है। और अगर हम इथिक्स की बात करें तो इथिक्स है ही, पॉवर्टी हंगर के बारे में जरूर पूछे। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, जैसे जियोग्राफी ले लें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लें, सोशियोलॉजी ले लें, या कोई लॉ ले लें, तो ये सब सब्जेक्ट तो अपने आप पॉवर्टी को इंक्लूड करते हैं। यानी पॉवर्टी ऐसा टॉपिक है जो हर पेपर में पूछा जाएगा, लेकिन हाँ ये एस्पेक्ट अलग अलग होंगे। एसए में एस्पेक्ट ये सारे को ब्रह्मांड की बातें हमें सोसाइटी में पूछा जाएगा, सोशल एस्पेक्ट बताएंगे। इकोनॉमी में पूछा जाएगा, इकोनॉमिक एस्पेक्ट बताएंगे। गवर्नेंस पूछा जाएगा तो गवर्नमेंट की पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे में बात करेंगे। और जीएस फोर्थ में पूछा जाएगा इथिक्स में, इथिकल पैरामीटर पर हम आगे देखें। फिर से गवर्नेंस का दो पार्ट था, तो गवर्नेंस में सेकंड पार्ट है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस एप्लीकेशन मॉडल, सक्सेस, लिमिटेशन एंड पोटेंशियल, सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर। पिछले बार हमने देखा गवर्नेंस का सिलेबस वो ये था, ये एक्चुअल में पब्लिक के ध्यान में रखकर, ये जो है एक्चुअल में गवर्नमेंट को ही ध्यान में रखा। गवर्नमेंट ने ई गवर्नेंस क्या होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है रोल ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, यानी जो हम प्रिपरेशन ही कर रहे हैं, सिविल सर्विस जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, का हमारे देश में क्या रोल है, हमारे एक्चुअल में डेमोक्रेसी में क्या रोल है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारा देश एक रिपब्लिक डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। जो ब्यूरोक्रेसी है ये बहुत ही स्ट्रांग ब्यूरोक्रेसी है, दुनिया की सबसे स्ट्रांग ब्यूरोक्रेसी में। एक्चुअल में डेमोक्रेसी में इसका रोल क्या है, क्या ये सच में डेमोक्रेटिक सिस्टम को, डेमोक्रेटिक वैल्यू को मेंटेन करने में ना अपनी भूमिका निभा रहा है, क्या ये उसमें प्रो एंड कॉन्स है, इन सब के बारे में हम आगे देखें। इंटरनेशनल रिलेशन, तो जीएस सेकंड में इंटरनेशनल पार्ट है, जिसमें इंडिया एंड नेबरहुड नेशन के साथ रिलेशन क्या है हमारे साथ, बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडिया इंटरेस्ट। ये स्पेसिफिक वर्ड अफेक्टिंग इंडिया जस्ट इंटरेस्ट, तो भारत के द्विपक्षीय रिश्ते जिनके साथ हैं, रीजनल ग्रुप हैं, जैसे ग्लोबल ग्रुपिंग है जैसे यूएनओ है, एक रीजन में आसियान है, बायलैटरल में जैसे भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत चाइना, भारत अमेरिका, और जो उनके एग्रीमेंट हो रहे हैं उसमें ये दुनिया में किसी भी दो देशों के बीच एग्रीमेंट हो रहे हैं, दो रीजनल ग्रुप के बीच एग्रीमेंट हो रहे हैं, ग्लोबल ग्रुपिंग के बीच एग्रीमेंट हो रहे हैं, कोई मीटिंग हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, क्या उसमें इंडिया का कोई इफेक्ट, इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है कि नहीं, ये हमको बहुत ध्यान रखना। अगर इंडिया का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे अब उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया आपस में कुछ भी करें उससे हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं बनता, लेकिन अगर पाकिस्तान और चाइना कुछ कर रहे हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट बनता है, क्योंकि चाइना ने भारत के बहुत बड़े हिस्से को, कश्मीर के हिस्से को, जिसको पीओके कहते हैं, ऑक्युपाई कर रखा है। चाइना उससे रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के तहत रोड बनाना चाहता है, तो इवेंट शुरू भी कर दिया है। इससे क्या पता चलता है कि हमारे देश के लिए जो पाकिस्तान और चाइना का रिलेशन है वो हमारे इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है। अगर वही हम बात करें, चाइना और उत्तर कोरिया के दोस्ती है और दक्षिण कोरिया का उत्तर कोरिया से दोस्ती नहीं है,
अब उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का आपस में विवाद है, तो उसमें अगर डायरेक्ट भारत पे कोई इफेक्ट प्रभावित नहीं होता है, कोई जो है भारत की कोई बिजनेस प्रभावित नहीं होता है, कोई पॉलिसी प्रभावित नहीं होती है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में विवाद रहे उसके बारे में ज़्यादा हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे बात करें रूस की, यूक्रेन की, उनके बीच विवाद चल रहा है। जो उनके बीच विवाद चल रहा है वो भारत को इफेक्ट डालता है। क्यों इससे? क्योंकि भारत जो है बहुत बड़ा तेल और गैस का इम्पोर्टर है। तो जब रसिया से सामान बाहर नहीं जाएगा, उसके ऊपर जो है बहुत सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं, तो हमारा बिजनेस भी इफेक्ट, उस पर हमारे बिजनेस पर भी इफेक्ट आएगा। इससे हम कह सकते हैं कि जो बायलैटरल रिलेशन है उससे भारत पर किस तरह इंटरेस्ट इफेक्ट होगा और किस तरह से नहीं होगा। तो ये था हमारा जीएस सेकंड का सिलेबस। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक को हम शुरू अगले वीडियो में करेंगे, और हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशन। सिलेबस का पहला टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी हमारी डिस्कशन होगी ये लक्ष्मीकांत पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत, जो लक्ष्मीकांत ने पॉलिटी बुक लिखा है उसी पर बेस्ड होगा। और हमारा जो पहला टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन पॉलिटी में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का डिफिनीशन एक्चुअली नहीं दिया। पूरा किताब तो कॉन्स्टिट्यूशन पर है लेकिन डिफिनीशन नहीं दी है। तो हम पहले देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, संविधान और संवैधानिकता। उसके बाद तब देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग उसके क्या है, उसके जो है इवैल्यूएशन कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, और आज किस चरण में, आज जो इस प्रेजेंट टाइम का कॉन्स्टिट्यूशन वो किस चरण में, इस चरण में पहुंचने में कितने समय लगे। हमने 105 अमेंडमेंट भी कर लिए हैं अब तक। इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। और कुछ भी पूछना हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद।